नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उबंग माथुर। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और सोमवार को कुल आंकड़ा 2 लाख के करीब पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब कोरोना वायरस के कुल केस की संख्या 1,90,000 से भी अधिक है और अब तक देश में इस महामारी की वजह से करीब 5,400 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में 8,392 लोग कोरोना वायरस की चपेट में है, जो अब तक का सबसे अधिक उछाल है। देश में 24 घंटे में कोरोना की वजह से करीब 230 लोगों की मौत की रिपोर्ट आई है और सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। यहां अब तक कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 67,000 के पार हो चली है, जबकि 36,000 से भी अधिक एक्टिव केस है। राज्य में अब तक कोरोना वायरस की वजह से 2,286 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में करीब 22,000 केस, राजधानी दिल्ली में 19,000 और गुजरात में 16,000 केस हैं। महाराष्ट्र के बाद गुजरात ऐसा राज्य है जहां पर कोरोना वायरस के कारण 1,000 से भी अधिक लोगों की मौत हुई है। पिछले एक हफ्ते में देश में कोरोना वायरस के मामलों की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ी और अब भारत दुनिया के कोरोना प्रभावित देशों की लिस्ट में 7वें नंबर पर पहुंच गया है। भारत ने, आपको बता दें कि सोमवार को नए आंकड़ों के साथ ही जर्मनी और फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि 5वां लॉकडाउन और साथ ही साथ चौथा लॉकडाउन और 5वां लॉकडाउन लेकर आया है तो सिर्फ और सिर्फ कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए आंकड़े, जहां पर भारत की पूरे विश्व भर में तारीफ हो रही थी कि जिस वजह से भी हम कोरोना संक्रमण के इस मामले में पीछे थे, वहां पर पूरा विश्व भारत की तारीफ कर रहा था। लॉकडाउन का लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से पालन किया, लेकिन अब कुछ दबावों के चलते केंद्र सरकारों ने और राज्य सरकारों ने जो 5वें लॉकडाउन में राहत दी है, और ये राहत हम आपको बता दें कि तीसरे लॉकडाउन से जारी है। धीरे धीरे करके कई चीजों को खोल दिया गया, प्रवासी मजदूर अपने अपने राज्य में पहुंचे और उसके बाद कोरोना का संक्रमण जिस तेज गति से बढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ मई महीने में ही 10 से 15 दिनों के अंदर हम पहले पहुंचे 1 लाख पर, फिर 1,50,000, 60,000 और आज जून का पहला दिन है और हम 1,90,000 को क्रॉस कर चुके हैं। न जाने इतनी छूट किस वजह से दी गई है। बात अगर औद्योगिक नीति की जाए या राज्यों की, केंद्र सरकार की अर्थव्यवस्था को सुधारने की जाए तो कई ऐसी चीजें हो सकती थीं जिन्हें खोल दिया जाता और कोरोना वायरस का संक्रमण इतना नहीं होता। लेकिन ट्रेनें चलाकर, बस चलाकर, एयरप्लेन चलाकर और लोगों को इधर से उधर मूव करवाकर सरकारों ने जो काम किया, उससे अगर देश को कुछ मिला है तो वो मिला कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़े। जी हां, और अब 5वें लॉकडाउन में कई और छूट प्रदान की गई है और अब देश के वो नागरिक जो पहले लॉकडाउन से लेकर अभी तक अपने आप को सरकार की हर उस आदेश की पालना करते हुए सुरक्षित थे, उन्होंने अपने आप को सुरक्षित कर रखा था। अब असली खतरा उन लोगों तक है, क्योंकि अब किसे भी नहीं पता कि बाजार में जो भी लोग घूम रहे हैं वो संक्रमित है या नहीं है, और इस चीज की पुख्ता जांच भी होना अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब आधे से ज्यादा देश की जनता सड़कों पर है, इधर उधर शॉपिंग करने जा रही है, सलून खोले जा चुके हैं और अब कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मई के 10 से 15 दिन के अंदर ही हमने 11वें स्थान से छलांग लगाकर हम 10वें स्थान पर आए और अब जून के इस पहली तारीख को हम 7वें स्थान पर आ चुके हैं, जो कि एक अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है। खैर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जयपुर से हमारे संवाददाता नीरज शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज जी, जिस प्रकार से तीसरे लॉकडाउन से जो छूट देनी प्रदान की गई है, प्रवासियों को अपने गृह राज्य वापस भेजा गया है, केंद्र सरकार पर दबाव बनाया गया प्रवासियों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीब श्रमिकों के लिए, और छूट देने के लिए जो दबाव बनाया गया उसका परिणाम आज सबके सामने है। 1,90,000 से ज्यादा हम पहुंच चुके हैं
और कहां हम 15वें 16वें स्थान पर थे, 11वें स्थान पर आए, 10वें स्थान पर आए और 10 से 15 दिन के अंदर अब हम 7वें स्थान पर आ चुके हैं। नीरज जी, देखिए, आज राजस्थान में आपको बता दें, सुबह 10:30 बजे तक 149 नए पॉजिटिव केस आ चुके हैं। जी जयपुर में ही 32 केस हैं, बारां में 27, भरतपुर में 44, दौसा में 2, झालावाड़ में 5, झुंझुनू में 4, कोटा में 10, पाली में 21 है, सिरोही में 3, टोंक में 1 केस। राजस्थान में अगर बात करें तो 8,280 पॉजिटिव केस आए हैं। जयपुर में अब तक 1991 पॉजिटिव केस है, इनमें से 315 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में 196 संक्रमितों की अब तक मौत हो चुकी है और जयपुर में सबसे ज्यादा 99 संक्रमितों की मौत हुई है। राजस्थान में 6,040 पॉजिटिव केस जो है तक उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है और 5,325 को डिस्चार्ज किया गया। प्रदेश में फिलहाल 2742 सक्रिय केस कोरोना वायरस। अगर बात करें तो लॉकडाउन के बाद में आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद, केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के बाद राज्य सरकार ने भी इस लॉकडाउन के अंदर जो ढील है वो दी है। 71 दिन बाद परकोटा खुला है, परकोटे में दुकानें खुली हैं। ग्राहकों की संख्या हालांकि अभी कम है, 6 थाना क्षेत्रों के अंदर दुकानें नहीं खुली हैं, जबकि जयपुर शहर के 23 कंटेनमेंट जोन में दुकान जो है वो बंद रहेंगी। परकोटे में सैलून, होटल, सिनेमा हॉल, मॉल नहीं खुले। बाकी तमाम तरह की दुकानें हैं वो भी खुल गई है। रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे जो है वो कर्फ्यू का माहौल जो है वो रहेगा। और आपको बता दें कि जो कोरोना केसेस बढ़ने का मामला है उसमें ज्यादातर संख्या है ऐसे लोगों की आ रही है जो आपको प्रवासी हैं या फिर प्रवासी मजदूर हैं, श्रमिक हैं, जो कि अलग अलग राज्यों से वापस अपने प्रदेश के अंदर, अपने राजस्थान के अंदर लौट रहे हैं, या फिर जो लगातार विजिटर्स हैं जो कि बाहर से आने वाले हैं, इनकी वजह से इन केसेस की संख्या बढ़ी है। तो सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि इन जो केसेज है इनकी संख्या घटे। इसके लिए लगातार मरीजों की संख्या बढ़ाई जा रही है। 16,500 से ज्यादा जो जाते हैं प्रतिदिन राज्य सरकार की ओर, चिकित्सा विभाग की ओर की जा रही है। आज से जबकि का एसएमएस अस्पताल जो है, जो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसको गैर कोविड घोषित कर दिया गया है। अभी अभी हम जायजा लिया एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक से बातचीत करें। अस्पताल में पूरा संक्रमण मुक्त करने का जो काम है वो लगातार छेड़ा गया है। लेकिन नीरज जी, यहाँ पर एक बात गौर करने वाली यह है कि जब हमारे खुद के राजस्थान प्रदेश में 8,000 से ज्यादा कोरोना के संक्रमण के मामले आ चुके हैं, पूरे देश भर में यह आंकड़ा 1,90,000 से अधिक हो चुका है और इतनी ज्यादा छूट मिलने के बाद में ना तो राज्य सरकारों के पास में पर्याप्त साधन है, क्योंकि ये आंकड़े बताते हैं कि साधन नहीं है। प्रवासियों, मजदूरों की, गरीब श्रमिकों की आपने बात करी, तो पहले लॉकडाउन में जब केंद्र सरकार की आलोचना की गई कि आपने बिना सोचे समझे लॉकडाउन कर दिया, अब हर वो नागरिक जो इस समय कोरोना से सुरक्षित है वो यही सोच रहा होगा कि ठीक है, राजनीतिक बयानबाजियां अपनी तरफ है, लेकिन अच्छा हुआ कि बिना सोचे समझे लॉकडाउन लागू कर दिया गया और उसी की वजह से हम अभी तक सुरक्षित हैं। क्योंकि सोच समझ के जो छूट दी गई है, जो दबाव बनाया गया केंद्र सरकार पे, और कोई भी राज्य सरकार हो, किसी भी प्रदेश की राज्य सरकार हो, इतने ज्यादा मामले आना राज्य सरकार की विफलता ही कही जाएगी। हम राजधानी जयपुर की अगर बात कर ले नीरज जी, तो जो इलाके कंटेनमेंट जोन में है, जहां पर कुछ भी चालू नहीं होना चाहिए था, वहां के नजारे भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से वहां एक उत्सव का माहौल है कि ऐसा लग रहा है कि न जाने कितने बरस की गुलामी के बाद में हमें आजादी मिली है, तो सड़कों पर पहुंचकर जश्न करते हैं। रात के नजारे वहां पे देखिए, दिल्ली जयपुर हाईवे पे ईदगाह इलाका पड़ता है जो कि संक्रमित जोन में है, वहां के नजारे हम देख सकते हैं। सड़कों पर इस कदर भीड़ है, ऐसा लगता है कि किसी को कोरोना का डर नहीं। और सबसे बड़ी वजह यह है राज्य सरकारों के फैसले। अगर वो जो उन्हें आर्थिक व्यवस्था की जो दुहाई दे रहे थे केंद्र सरकार को कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर पड़ गई है, उसे चालू करना है, उसके कई और तरीके हो सकते थे। क्या जरूरी था इतनी छूट देना? क्या जरूरी था प्रवासी मजदूरों को, श्रमिकों को वापस उनके गृह राज्य की ओर भेजने की जिद करना? क्या राज्य सरकार केंद्र सरकार पर ऐसा दबाव नहीं बना सकती थी कि आप प्रवासी मजदूरों को, श्रमिकों को वापस मत बुलाइए, लेकिन जो जहां पर है उसकी आप पर्याप्त व्यवस्था कीजिए? दबाव यह भी बनाया जा सकता था। क्या आपको नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति के चलते तमाम राज्य सरकारों ने, हम किसी पार्टी की बात नहीं करते, केंद्र सरकार पर दबाव बनाया और उस दबाव का यह नतीजा है? और अभी भी अगर राज्य सरकारें नहीं सुधरी, नहीं उन्होंने प्रॉपर कंट्रोल किया, तो यह आंकड़ा कोई भरोसा नहीं है कि थोड़े ही दिनों में 2 से 3 लाख भी पहुंच सकता है। नीरज जी, उमंग, देखिए, जहां तक बात करें जश्न की, तो जश्न का जैसा तो कोई माहौल नजर नहीं आता। लोगों के चेहरे मायूस हैं। नहीं नीरज जी, आप वो देख सकते हैं, आप जाकर देखिए। हम जयपुर के रामगंज इलाके की अगर हम बात करें, ईदगाह की हम बात करें, आप शाम को निकलिए, जाके देखिए, वहां
हजारों की संख्या में भीड़ है, वो फुटपाथ पर बैठे हुए हैं, वो गार्डन में बैठे हुए हैं, 5-5 7-7 लोगों का ग्रुप बनाकर बैठे हैं। जो भी हमारे जयपुर की कच्ची बस्तियां हैं, आप वहां के नजारे सुबह के देखिए, शाम के देखिए, रात को देखिए, वहां कुछ किसी को डर ही नहीं है कोरोना का। और कोरोना का तो छोड़िए, वहां पर तो अब प्रशासन का भी डर नहीं रहा, क्योंकि प्रशासन वहां पर सख्ती दिखाई नहीं रहा। नीरज जी। उमंग, देखिए इस वक्त मैं परकोटे के अंदर ही मौजूद हूँ। परकोटे के इलाकों के अंदर मैंने देखा लोगों का अंदर स्पष्ट जो डर है कोरोना को लेकर के, लोगों के अंदर डर नजर है। लेकिन सर इससे बड़ी बात यह है जो आर्थिक स्थिति है उसको पटरी पर लेकर के आना है। यानी कि जो इतने लंबे समय से काम धंधे जिन लोगों के बंद पड़े हैं बाजारों के अंदर, आखिर उनको अपना घर भी चलाना है, बच्चों के पेट भी भर लें। ऐसे में बाहर निकल करके वो हिम्मत जुटा रहे हैं कि अपनी दुकानें खोलें, कामकाज को जैसे जैसे सरकार लॉकडाउन खोल रही है वैसे वैसे अपने काम धंधे को जो है पटरी पर लाया जाए और कार्य किया जाता है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की कि कई जगह ऐसे शरारती युवा या फिर ऐसे लोग हो सकते हैं, समाज कंटक हो सकते हैं, जो कि ग्रुप बना करके हो हल्ला कर रहे हो। जरूर आपने इस प्रकार के नजारे कहीं देखे होंगे, लेकिन अमूमन जो आम जनता जो है, आम पब्लिक वो अमन चाहती है और आम पब्लिक यही चाहती है कि ये बीमारी प्रदेश से मिटे। और जहां तक बात रही केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, राजनीति से ऊपर उठ करके केंद्र और राज्य सरकारों ने इस कोरोना महामारी को जिस तरीके से मैनेज करके और बाकायदा से निपटने के लिए प्रयास किए हैं, राज्य और केंद्र सरकार दोनों की सराहना करनी होगी। राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल तो देश भर में चर्चित हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसकी तारीफ करी है। नीरज जी, क्या आपको नहीं लगता कि जब राजस्थान के उस भीलवाड़ा मॉडल की जो तारीफ की गई पूरे देश भर में, उस भीलवाड़ा मॉडल से इतने ज्यादा अति आत्मविश्वासी हम हो गए कि हमने उस भीलवाड़ा मॉडल की कदर नहीं की, हमने सिर्फ तारीफ ले ली उस मॉडल की, लेकिन वो मॉडल आखिर क्यों बना, किस वजह से बना, वो ना तो हमने और कहीं पे अपनाया। और अब उस भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ के हम इतने आदी से हो गए कि हमने ध्यान भी नहीं दिया, और कब हम 8,000 और 9,000 के आसपास पहुंच चुके हैं। नीरज जी, देखिए भीलवाड़ा मॉडल की बात करें तो वो मॉडल को पूरे राज्य के अंदर अपनाने के लिए राज्य सरकार ने कमर कसी और बाकायदा उसी आधार पर चले। लेकिन एक फर्क जो है वो साफ तौर पर नजर इसलिए आया क्योंकि भीलवाड़ा के अंदर जनसंख्या कम है। जयपुर के रामगंज की बात करें तो यहाँ जनसंख्या काफी ज्यादा थी। एक एक घर के अंदर अगर बात करें तो 80-80 लोग, 40-40 लोग, 50-50 लोग देखने को मिले। इस वजह से कोरोना संक्रमण जिस गति से वहां कंट्रोल हुआ वो यहाँ नहीं हो सका। लेकिन अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने उस मॉडल को अच्छा माना, उसको देश भर में लागू किया। उसी के चलते आज हम कह सकते हैं हमारे भारत देश के अंदर मृत्यु दर जो है वो काफी कम रही कोरोना से अन्य देशों के मुकाबले। अगर बात करें कि कोरोना संक्रमण से प्रभावित होने लोगों की वेंटिलेटर की सबसे कम आवश्यकता जो है वो यहाँ पड़ी, इसका कारण ये भी हो सकता है कि इम्यूनिटी यहाँ के लोगों की अच्छी है, कारण ये भी हो सकता है। लेकिन बड़े स्तर पर क्योंकि भारत जो है जनसंख्या के लिहाज से बहुत सघन जनसंख्या घनत्व वाला देश माना जाता है, और यहाँ की जो जनसंख्या है 100 करोड़ और 21 करोड़, जो 125 करोड़ के आसपास जो जनसंख्या है भारत के अंदर, इससे ऊपर जनसंख्या है। ऐसे में इसको कंट्रोल करना, इस महामारी को पहले ही जब विश्व लेवल की संस्थाएं चेता चुकी थी कि भारत के अंदर मुश्किल हो जाएगा, कोरोना प्रवेश कर गया, लेकिन फिर भी जिस ढंग से मैनेज किया गया उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है तो विशेषज्ञ भी ये कह रहे हैं कि ये कम्युनिटी संक्रमण जैसे हालात अब बन सकते हैं। अगर ये कम्युनिटी संक्रमण होता है तो बड़ी आबादी जो है इसकी चपेट में आ जाएगी। इसके लिए विभिन्न देश जो है वो तैयार भी हैं, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी तभी विकसित होती है। जैसे पहले स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी है वो हमारे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर आई थी, और स्वाइन फ्लू के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी लोगों के अंदर विकसित हुई। इसी के चलते स्वाइन फ्लू को हमने देखा, उसके केसेस जो है वो लगातार साल भर साल जो है वो घटते गए, और लोगों के अंदर इस इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर पहुंचने के बाद में इम्यूनिटी अपने आप डेवलप हो गई। तो वो स्थिति जो है वो स्टेज अब डेवलप होने को है। सरकार बाकायदा इसके ऊपर स्टडीज भी कर रही है। अगर चिकित्सा पैथियों की बात करें तो एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक सभी तरह की पैथी जो अवेलेबल थी उन सबका इस्तेमाल अपने अपने स्तर पर लोगों ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किया है। जहां तक बात रही केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार की जब गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी करी है वो केवल एक राज्य के कहने नहीं कहने से केंद्र सरकार जारी नहीं करता, तमाम राज्यों पर विचार करता है, और केंद्र सरकार का खुद का बुद्धि विवेक जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। उनके पास में विशेषज्ञ हैं, केंद्र सरकार विश्व लेवल पर भी देखता है, और विशेषज्ञों की राय के आधार पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह वो अपनी सूझबूझ से खुद निर्णय लेते हैं। जब उनके स्तर पर और केंद्र सरकार के चिकित्सा मंत्री के स्तर पर ये राय दी गई, उसी आधार पर आप देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लॉकडाउन के बाद में अभी 5वां लॉकडाउन, और वो भी धीरे धीरे ओपनिंग करने की एक प्रक्रिया है। यानी कि सामान्य जनजीवन जो है उसको पटरी पर लेकर के भी आना है, इसलिए सरकार ने कदम उठाया। बिल्कुल नीरज जी, और लेकिन इस सामान्य प्रक्रिया के चलते और जिस प्रकार से आपने भी कहा कि एक विशेषज्ञों की पूरी टीम होती है उसके बाद ही ये फैसले लिए जाते हैं, लेकिन
कई फैसले राज्य सरकारों पर भी केंद्र सरकार ने छोड़े हैं। उन्होंने कहा है कि इन सभी फैसलों में राज्य सरकार अपने आप फैसले ले सकती हैं। हमारे सामने उदाहरण कर्नाटक का है, हमारे सामने उदाहरण हरियाणा का है, पंजाब का है, उत्तर प्रदेश का है। वहां पे राज्य सरकारें काफी स्ट्रिक्ट है। गोवा का हमारे सामने उदाहरण है। वही छूट केंद्र सरकार ने उन राज्य सरकार को भी दी थी, लेकिन मामले हम देख सकते हैं कहां पर कितने हैं। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार का भी दायित्व बनता है, जैसे कि कर्नाटक में, हरियाणा में, पंजाब में, राजधानी दिल्ली में बॉर्डर वापस से सील कर दिए गए, किसी का भी आने जाने पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। तो हम क्या इंतजार कर रहे हैं कि हम जब उस नंबर पर पहुंचेंगे, जब एक जो खतरे का निशान होता है वहां पर पहुंचेंगे, तब हम ये प्रतिबंध लगाएंगे? आपको काम धंधे चालू करने हैं, मजदूरों को, गरीबों को अपना पेट पालना है, ठीक है, सही बात है, आप अपनी दुकान खोलिए, सोशल डिस्टेंसिंग की आप पालना कीजिए, लेकिन परिवार के वो लोग जिनका इस दुकान से, इस काम धंधे से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो तो कम से कम अपने घर में बैठ सकता है शांति से। वो क्यों घर के बाहर निकल रहा है? और इसकी जिम्मेदारी सरकारी प्रशासन की होती है, राज्य सरकार की होती है कि अब या तो वो ये दुहाई दे सकते हैं कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स नहीं है। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स नहीं थी तो पहला और दूसरा लॉकडाउन का पालन आपने कैसे करवाया, जो कि अब आप नहीं करवा पा रहे हैं। आपने, पुलिस प्रशासन ने, केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, राज्य सरकार की गाइडलाइन है, एक बाइक पर एक ही आदमी चलेगा, एक 4 व्हीलर में 3 ही लोग चलेंगे, मगर उसकी कहीं कोई पालना नहीं हो रही। ग्राउंड रिपोर्ट आपको बहुत अच्छे से पता है। आप देख सकते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं, शुरू में जो गाड़ियां जब्त हो गई वो हो गई, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। तो इसका मतलब अब हम ये सोच सकते हैं, भले ही केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन्होंने अब जनता के ऊपर ही सब कुछ छोड़ दिया है। और जैसे कि बड़े बुजुर्गों की कहावत है कि अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। नीरज जी, देखिए उमंग, राज्य की अगर गहलोत सरकार की बात करें तो सबसे पहला राज्य था देश भर में लॉकडाउन जो कि जिसने घोषित किया था। राजस्थान के लॉकडाउन करने के बाद में जब 22 मार्च को राजस्थान में लॉकडाउन हुआ था, 25 तारीख को केंद्र सरकार ने देश भर में लॉकडाउन किया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं सरकार की मुस्तैदी का। लेकिन आपको फिर मैं एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि 5वां ये लॉकडाउन है। जनता जो है एक लंबे समय तक इस लॉकडाउन के अंदर बंद रही है। आर्थिक जो मंदी देश के अंदर नहीं आए, काम धंधे लोगों के चले, लोगों को आजीविका जो है वो भी अपनी पटरी पर लेकर के आनी है। कंस्ट्रक्शन, इसके साथ ही अन्य जो कामों से जुड़े हुए जो मजदूर हैं, उन लेबर के हमें रोजगार का भी ख्याल करना है। लेकिन वो मजदूर तो अपने अपने गृह राज्य वापस जा चुके हैं। नीरज जी, अगर सरकारों को उद्योग धंधे चालू करने थे, इंडस्ट्रीज चालू करनी थी, तो कई स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लेबर तो अपने अपने गृह राज्य जा चुकी है। पहले मैं यही बात कर रहा हूं नीरज जी कि पहले सरकारों ने जिद करी कि सभी जो मजदूर हैं उनको वापस अपने गृह राज्य भेजो। ठीक है, अच्छी बात है, सरकार गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए सोच रही है। लेकिन जब आपको यही कदम उठाना था तो फिर तीसरे और चौथे लॉकडाउन में आपने उद्योग धंधे चालू करने की बात कही। अब आपके पास संकट आ गया कि आपके पास मैन पावर नहीं है। अब वो उद्योग धंधे आपने चालू भी कर दिए तो उसका फायदा क्या हुआ? क्योंकि बड़े पैमाने पर जो लोग वहां पर काम करते थे वो तो अपने गृह राज्य जा चुके हैं। अब आपके सामने नई समस्या खड़ी हो गई कि अब उन उद्योग धंधों के लिए आपको लोग चाहिए। अब आप उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं और इस ट्रेनिंग का भी आप फायदा उठा रहे हैं ये बोल के कि जो भी गरीब बेरोजगार आए हम उन्हें सिखा रहे हैं अलग अलग योजनाओं और स्कीमों के माध्यम से। तो अगर ऐसा ही करना था तो मजदूरों को वापस भेजने की जरूरत नहीं थी। देखिए, मजदूरों को रोका नहीं जा सकता। जिन मजदूरों के अंदर ये भावना डर की घर कर गई है कि उन्हें अपने परिजनों के बीच में जाना है, जब महामारी चल रही है तो उस दौरान अपने परिजनों के बीच में जाना था उन मजदूरों को, और मजदूरों ने डिमांड करी थी। आप देख सकते हैं लगातार मजदूरों की क्या हालत हो गई थी। उनके पास काम धंधे नहीं थे और भूखों मरने जैसी स्थिति आ रही थी। हालांकि सरकारों की ओर से लगातार उनको भोजन पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही थी। जब मजदूर खुद जाना चाहते हैं, ये एक व्यक्ति का विशेषाधिकार होता है, उसकी स्वतंत्रता है कि वो कहीं भी भारत में आ जा सकता है जब वो अपने घर पे जाना चाहता है मजदूर। और आपने देखा कि लोग ट्रेनों के जो कदम रखने वाली जगह होती है उसको माथे लगा लगा करके लोग अपने घर लौटे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या उनकी मानसिक व्यथा थी, क्या वेदना थी जिस स्थिति के अंदर मजदूर अपने घरों को लौटे। जब मजदूर वहां चले गए और प्रदेश के जो मजदूर थे जो अन्य राज्यों में काम कर रहे थे वो यहाँ पर आए हैं, तो निश्चित तौर पर उनको रोजगार मिलेगा। अब माना ये जा रहा है कि जो जिस राज्य के मजदूर हैं उनको वहां बड़ी संख्या के अंदर उन्हीं को वहीं रोजगार मिल सकता है। इसके लिए बाकायदा उद्योग विभाग भी पूरा रिसर्च कर रहा है, पूरा एक डाटा एनालिसिस कर रहा है। अर्धकुशल मजदूर कौन से हैं, कुशल मजदूर कौन से हैं जिनको रोजगार दिया जाए, तो इसके लिए प्रयास सरकारों की ओर से भी किए जा रहे हैं। बिल्कुल नीरज जी, आपने सही कहा। और अब जरूरी भी है कि जो लोग अलग अलग राज्यों में मजदूरी कर रहे थे, अब जब वो अपने गृह राज्य आ चुके हैं
उनको रोजगार देना अब सरकार के हाथों में। और अब ये देखने वाली बात है, अब असली परीक्षा सरकारों की अब शुरू हुई है कि अब वो किस प्रकार से इस संक्रमण को रोकेंगे, और दूसरा जो लोग अपने अपने गृह राज्य आ चुके हैं उनको वो किस प्रकार से वापस से काम धंधे पे लगा पाएंगे ताकि उनके भी परिवार की 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके। खैर, हमारे साथ में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के रेजिडेंट एडिटर गौरव गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ संवाददाता मनीष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, आपके पास आऊंगा, उससे पहले गौरव जी आपके पास आना चाहूंगा। उत्तराखंड से आप आते हैं, हल्द्वानी को रेड जोन घोषित कर दिया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए उमंग, पूरे प्रदेश में जिस तरह से अब कोरोना संकट आ रहा है उससे ये समझा जा सकता है कि किस तरीके की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। मौजूदा समय में उत्तराखंड में 13 जिले हैं, 13 जिलों में 12 जिलों में अगर बात की जाए एक ग्रीन जोन है, 11 जो है ऑरेंज जोन है और अकेला नैनीताल जिला रेड जोन में है। मगर सबसे बड़ा जो संकट है पूरे देश में ये इस चीज का उदाहरण बना है उमंग कि यहाँ पूरी प्रदेश सरकार यानी सीएम उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनके कैबिनेट मंत्री क्वारंटाइन हो गए हैं। कारण यह है कि सतपाल महाराज जो कैबिनेट मंत्री हैं और उनकी पत्नी अमृता रावत दोनों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। उनके जो कर्मचारी हैं ओएसडी हैं, यहाँ तक कि 2 आईएएस भी होम क्वारंटाइन हो गए हैं। 27 लोगों के आसपास की जो रिपोर्ट गई थी उसमें 23 लोग कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं। और उसके बाद से कल रविवार का पूरा दिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने घर से नीचे दफ्तर तक नहीं आए। बताया जा रहा है कि वो होम क्वारंटाइन हो गए हैं। और मौजूदा समय में अब सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स के मुख्यमंत्री के सैंपल जो हैं वो कोरोना टेस्ट के लिए भेजे जा रहे हैं। अगर 1% ये लोग कोरोना पॉजिटिव आ जाते हैं तो पूरी तरह से पूरी उत्तराखंड सरकार जो है वो कोरोना संकट में घिर जाएगी। ऐसे समय में जब प्रवासी लौट कर आ रहे हैं, बड़ी तादाद में उत्तराखंड के नंबर बढ़ गए हैं, सरकार पर यह संकट और विपक्ष उन्हें घेर रहा है। विपक्ष का पहले से कहना है कि अगर ये जो मंत्री और मुख्यमंत्री क्वारंटाइन हो रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर में जाकर क्वारंटाइन हो तब इन्हें पता चले कि किस तरह की स्थितियां हैं। तो उत्तराखंड की राजनीति में कोरोना के अपडेट में बड़ा भूचाल है और आज इंतजार करना होगा कि कैबिनेट मिनिस्टर और सीएम की रिपोर्ट क्या आती है। जी उमंग। बिल्कुल गौरव जी, आपने सही कहा, ये एक बहुत बड़ा ये एक खतरा अब मंडरा रहा है पूरे देश पर, ना सिर्फ किसी एक राज्य पर बल्कि पूरे देश पर मंडरा रहा है। क्योंकि 10 से 15 दिनों में, मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं, 10 से 15 दिन में हमने 11वें स्थान से छलांग लगाकर हम 7वें स्थान पर आए। हालांकि जब हम 11वें से 7वें पर आते हैं, ये हम आगे बढ़ते हैं तो एक अच्छी बात होती है, लेकिन ये इस मामले में, कोरोना के मामले में, ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है और इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार प्रशासन ही है। मनीष, आपके पास आना चाहूंगा इसी बात को लेकर। क्या आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार से WHO ने और खुद हमारे ही देश के कई बड़े बड़े नामी मेडिकल संस्थानों ने इस चीज की घोषणा की थी कि जून और जुलाई में भारत में कोरोना के मामले अपने पीक पर होंगे, तो इस घोषणा के बाद में क्या सरकारों को छूट देनी चाहिए थी या फिर पाबंदियां लगानी चाहिए थी और सख्ती करनी चाहिए थी? लेकिन 5वें लॉकडाउन में जो छूट दी गई है उससे ऐसा ही लगता है कि भले ही किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई सी भी राज्य सरकार हो, सब ने अब ये मान लिया है कि अब पीक पे आने ही दो, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। मनीष। उमंग, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बीते जो पहला और दूसरा लॉकडाउन था देश में वही सख्ती से लागू किया गया और कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण की रफ्तार भी थमी थी। लेकिन अगर आप बीते 3 दिनों के आंकड़े उठाकर देखें तो भारत में जर्मनी और फ्रांस से ज्यादा हर दिन संक्रमित मरीज कोरोना के सामने आ रहे हैं और एक्टिव केसेस के मामले में दोनों देशों से कई गुना ज्यादा पोजीशन पर पहुंच गया है भारत। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा अगर मैं करूं आपको, तो जिस लॉकडाउन के बाद रियायतों की आप बात कर रहे हैं, इन्हीं रियायतों पर और सरकार के तौर तरीकों पर एक्सपर्ट्स ने जो है आरोप लगाए हैं और एक चिट्ठी प्रधानमंत्री को भेजी है। और ये चिट्ठी किसी आम आदमी ने नहीं, एम्स, बीएचयू और जेएनयू के उन विशेषज्ञों ने भेजी है जो खुद कोरोना पर जो टीम प्रधानमंत्री ने बनाई है उसके सदस्य हैं।
डॉक्टर डीसीएस रेड्डी भी इस कमेटी में शामिल है, जिन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लेकर के इन्होंने कोरोना पर जो सरकार तौर तरीके आजमा रही है कि कभी लॉकडाउन पर सख्ती कर रही है, कभी जो है रियायतों की घोषणा कर रही है, इस पे तमाम सवाल उठाए। और सबसे बड़ा अगर सवाल इन्होंने उठाया है तो विशेषज्ञों ने ये साफ तौर पे कहा है कि कोरोना वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा बेहद तेजी से बढ़ रहा है और 5वां चरण चूंकि लॉकडाउन का शुरू हुआ है और ये जो टीम है ये नेशनल टास्क फोर्स है, इसके विशेषज्ञ हैं और यही इस समय भारत में कोरोना को मॉनिटर कर रही है। और उन्होंने साफ तौर पे अपनी चिट्ठी में कहा है कि भारत के कई जोन में कोरोना का सामुदायिक संक्रमण हो रहा है और ये मानना गलत होगा कि आप हर हाल में कोरोना पर काबू पा लेंगे। कोविड-19 पर जो ये टास्क फोर्स, नेशनल टास्क फोर्स गठित है, इसमें सरकार के रवैये की पूरी तरह से आलोचना की गई है और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि अप्रैल महीने में ही भारत की जो सबसे बड़ी मेडिकल रिसर्च संस्था है जो कोरोना को हैंडल कर रही है, आईसीएमआर, उसने साफ तौर पर इशारा कर दिया था कि भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन के सबूत मिले हैं, लेकिन चूंकि सरकार की फजीहत हो सकती थी इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने तब इसे नजरअंदाज कर दिया था और तभी अप्रैल महीने में नेशनल टास्क फोर्स प्रधानमंत्री की पहल पर बनाई गई थी। अब जो इन्होंने अपने जो है रिकमेंडेशन प्रधानमंत्री को सौंपे हैं उसमें साफ तौर पे कहा है कि लॉकडाउन जो है जितनी आप सख्ती से कर रहे हैं उसमें नीतियों में कहीं ना कहीं समन्वय की भी कमी है, जिसकी कीमत भारत को चुकानी पड़ रही है। इसलिए ये सोचना होगा कि भारत के कई क्लस्टर में कम्युनिटी ट्रांसमिशन किस प्रकार से रोका जाएगा और साथ ही साथ जो सबसे अहम बात नेशनल टास्क फोर्स जो कोरोना पर बनी है इसके विशेषज्ञों ने उठाई है, उसमें साफ तौर पर प्रधानमंत्री से कहा है कि जब आप इस महामारी की शुरुआत में लॉकडाउन की घोषणा कर रहे थे, संक्रमण की रफ्तार कम थी, तभी आपने प्रवासी श्रमिकों को अपने घर जाने की अनुमति अगर दे दी होती तो आज जो मौजूदा हालात कोरोना के हैं, जो संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, शहरों से लौट रहे मजदूर देश के कोने कोने में सुबह को ले जा रहे हैं, ग्रामीण और कस्बाई इलाके प्रभावित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन है, पैनिक सिचुएशन है, एक खतरनाक संभावित स्थिति की तरफ भारत तेजी से बढ़ रहा है। शायद इसको कहीं ना कहीं रोका जा सकता था और भारत सरकार अगर शुरुआत में ही संक्रमण विशेषज्ञों की राय ले लेती तो हालात पर ज्यादा प्रभावी तरीके से काबू पाया जा सकता था, क्योंकि भारत में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उतनी मुकम्मल नहीं है। और इस पर जो है जो ये पूरी कमेटी है नेशनल टास्क फोर्स की, इसमें साफ तौर पर दिल्ली एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन के जो चीफ है और रिसर्च ग्रुप के सदस्य डॉक्टर शशिकांत ने भी हस्ताक्षर कहा है और इन्होंने ये कहा है कि ये कोई निजी राय नहीं है, ये नेशनल टास्क फोर्स में शामिल 3 शीर्ष मेडिकल संस्थाओं द्वारा जारी किया गया संयुक्त बयान है, जिसको प्रधानमंत्री को गंभीरता से लेना चाहिए। अन्यथा तमाम ऐसे शहर हैं जहां सामुदायिक संक्रमण की शुरुआत हो चुकी है और ये स्थिति अगर आगे बढ़ी तो संभाले नहीं संभलेगा, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं टॉप 5 में पहुंच चुका है और विदेशों से ज्यादा मामले भारत में सामने आ रहे हैं। और अब जिस प्रकार से लॉकडाउन 5 में रियायतें दी गई हैं, बसेस चल रही हैं, टैक्सियां चल रही हैं, ये निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम जनजीवन को पटरी पर लाना है, अर्थव्यवस्था उद्योगों को पटरी पर लाना है, सरकार पर भारी दबाव है, लेकिन एक रणनीति तो बनानी होगी, क्योंकि जो दुनिया के सामने विकट समस्या है, दुनिया में लाखों लोग कोरोना का शिकार हो रहे हैं। भारत में आप बीते 24 घंटे में देख लीजिए 8,000 से ज्यादा जो है मरीज सामने आ चुके हैं और अब आज ये आंकड़ा 10,000 भी पहुंच सकता है। तो कहीं ना कहीं जो सामुदायिक संक्रमण है उसकी शुरुआत है और सरकार को मानना पड़ेगा, सरकार के स्तर पे भी लापरवाही आम हुई है और लॉकडाउन 5 में जिस प्रकार की रियायतें हैं, निश्चित तौर पे आने वाले समय में कोरोना का संक्रमण उमंग बहुत तेजी से कहर बन करके भारत में उभरेगा। बिल्कुल मनीष, आपने सही कहा और जाहिर सी बात है जब भारत की जनता ने, भारत की उस जनता ने अपने प्रधानमंत्री का, अपने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों का आदेश माना, घरों में रहे, लॉकडाउन का पालन किया और जब जब सरकार, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने जब जो आदेश दिए कोरोना से बचने के, वो हर उस आदेश की पालना की। लेकिन अब हर उस व्यक्ति की उम्मीद अब टूटती नजर आ रही है जो 2 महीने से इस कोरोना से
जूझ रहा था, लड़ रहा था, अपने परिवार को उसने बचा कर रखा था। लेकिन अब जब संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो अब हर उस व्यक्ति के मन में ये डर है कि पता नहीं कब मैं या मेरे परिवार का कोई व्यक्ति इस कोरोना से पीड़ित हो सकता है, क्योंकि अब हर आदमी अपने घर के बाहर है, जबकि उसको होना घर के अंदर चाहिए था। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन अब दारोमदार आप सभी पर टिका है, क्योंकि सरकारों ने सब कुछ लगता है कि जनता के भरोसे छोड़ दिया है कि आप अपनी जानो, हम जो कर सकते थे वो हमने कर दिया। तो अब हमें ही अपनी जाननी होगी, और जिस प्रकार से हम अपनी जानते हुए, अपनी जान की परवाह करते हुए, हमें अब अपना ध्यान बखूबी रखना पड़ेगा। फिलहाल इसी संदेश के साथ इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।